नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन अपडेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केरला हाई कोर्ट केस के बारे में। या दोस्तों, इस केस से रिलेटेड एक अच्छी खबर यह है कि केरला हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो पेंशनर्स के हक में दिया है। तो आइए दोस्तों, इस केस को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो केस था ये फाइल हुआ था 4 सितंबर 2018 को और रजिस्टर हुआ था 11 सितंबर 2018 को। इसका मोड ऑफ फाइलिंग था ऑफलाइन। यहाँ पर इसका फाइलिंग नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम देख सकते हैं। अभी इस केस का जो स्टेटस है वो डिस्पोज्ड आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इस केस पे ऑनरेबल जस्टिस ने ऑलरेडी अपना जजमेंट सुना दिया है। और जजमेंट कब सुनाया है? 16 अगस्त 2022 को। यानी ये जो केस था ये 16 अगस्त 2022 को डिस्पोज्ड हो गया है। तो आइए दोस्तों, इस केस पे ऑनरेबल जस्टिस ने क्या जजमेंट दिया है उसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप इस जजमेंट को देख पा रहे हैं। इन द कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम प्रेजेंट द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीजी अरुण ट्यूसडे द 16th day of August 2022। ओके, इसमें जो पेटिशनर वो है M.K. रविंद्रन, रेसिडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो जजमेंट था इसके ऊपर वो कुछ इस प्रकार से है। Dated this, the 16th day of August 2022, the petitioners are retired employees of the Union Bank of India, second respondent. The grievance of the petitioner is regarding non-updation of their pension in consonance with the increase in pay band arising out of bipartite settlement between the management of the bank and the employees union from time to time. The writ petition are hence filed seeking the following reliefs. Okay, जैसा कि हमें मालूम ही है पेंशन अपडेशन है वो बाइपार्टाइट सेटलमेंट के साथ अपडेट नहीं हो रही है और उसी के लिए यहाँ पे इन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल करी थी फॉर सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ्स। आगे देखें। टू इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस और एनी अदर रिट ऑर्डर और डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स टू अपडेट द पेंशन ऑफ पेटिशनर as mandated by regulation 35(1) and 56 of the pension regulations and to pay arrears of the pension with interest at the rate of 12% per annum yearly, compounding as the amount detained has been earning similar interest to the pension fund। तो यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने यही लिखा है कि जो कोर्ट है वो रेस्पोंडेंट को ऑर्डर करे कि जो पेंशन है वो एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट अपडेट की जाए, साथ ही एरियर का भुगतान 12% ब्याज के साथ किया जाए। क्योंकि पेंशन पेमेंट के लिए जो अमाउंट पेंशन फंड में रखा गया है उसके ऊपर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इंटरेस्ट अर्न कर रही है। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है टू इशू सच अदर रिट ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट फाइंड फिट एंड प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। यानी कि कोर्ट को इस केस के सर्कमस्टांसेस और न्याय के अकॉर्डिंग जो उचित लगता है ऑनरेबल कोर्ट उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला सुनाए। आगे देखें जजमेंट को। द एसेंशियल फैक्ट्स आर एज अंडर। प्रायर टू 1985 द एम्प्लॉयज ऑफ द सेकंड रेस्पोंडेंट वर कवर्ड बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। While so, based on a memorandum of settlement arrived at between the management of 58 banks represented by the Indian Bank Association and workmen represented by All India Bank Employee Association, it was decided to introduce a pension scheme for the workmen in lieu of employers' contribution to the Provident Fund. Accordingly, the first respondent formulated and notified the Union Bank of India Pension Regulation 1995 and constitute a pension fund called the Union Bank of India Pension Fund under an irrevocable trust. The petitioner opted for pension under the regulation and authorized the bank to transfer the entire contribution with interest thereon to the newly created pension fund। यानी 1985 के पहले वाले एम्प्लॉयज के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम हुआ करता था अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। लेकिन एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट अराइव हुआ जिसके अंदर 58 बैंक्स के मैनेजमेंट आईबीए और वर्कमैन की तरफ से एआईबीए ने पार्टिसिपेट किया और एक पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया और जिसकी जानकारी बैंक ने फर्स्ट रेस्पोंडेंट को दी और रेस्पोंडेंट ने भी इसको एक्सेप्ट करते हुए अपना सारा कंट्रीब्यूशन फंड इसमें ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद से उस फंड के अंदर रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता रहा विच वाज अ पार्ट ऑफ पेटिशनर वेजेस। आगे यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन 56 का हवाला देते हुए यहाँ पे लिखा है अगर इस पेंशन स्कीम में कोई डाउट क्रिएट होता है
तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 और सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1981 के तहत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू है उसको इस पे एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पेटिशनर को ये उम्मीद थी कि उसकी जो पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवाइज होती रहेगी। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है Advocate George Cherian, learned senior counsel appearing for the petitioner, contended that the pension regulation is the outcome of a memorandum of settlement entered between the management and employee unions on 29th October 1993. As per the recital in the memorandum of settlement, the bank was to introduce a pension scheme for workmen employee in lieu of employees' contribution to the provident fund. The pension scheme is to be timed with the Central Government Reserve Bank of India pattern. The rate of basic pension was decided to be 50% of the average pay as defined in the pension scheme, subject to a minimum of ₹375. Clause 12 of the settlement contemplated the making of provision prescribing qualifying service, amount of pension, payment of pension, computation of pension, family pension, updating and other general condition on the same lines as in the force of Reserve Bank of India. तो यहाँ पे इनकी कंप्लीट दलील है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं और फाइनली इन सब दलीलों को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है। इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग्स, द रिट पेटिशन आर डिस्पोज्ड ऑफ परमिटिंग द पेटिशनर टू फाइल अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हाईलाइटिंग देयर ग्रीवेंसेस देयर अपॉन द सेकंड रेस्पोंडेंट शॉल कंसिडर द representation and pass appropriate orders thereon within 2 months. For effective consideration of the representation, the petitioner shall make available copy of the writ petition along with the certified copy of the judgment. यानी उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो petitioner है वो अपने बैंक के अंदर एक ग्रीवेंसेस फाइल करें और उस ग्रीवेंसेस के साथ इस जजमेंट की कॉपी लगाएं और साथ ही यहाँ पे इन्होंने बैंक को आदेश दिया है कि वो petitioner की इस ग्रीवेंसेस को कंसीडर करके एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें विद इन 2 months। तो यहाँ पे जरूर 2 महीने का समय कोर्ट ने दिया है और एक ग्रीवेंसेस फाइल करने के लिए बोला है पेटिशनर को, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये फैसला एक तरह से पेटिशनर के फेवर में ही गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार एडवोकेट ने यहाँ पे पहले से जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पेंशन अपग्रेडेशन को लेकर जो केस चल रहे हैं और उनके जो जजमेंट आए उनका रेफरेंस दिया है, ठीक इसी प्रकार से इस केस के जजमेंट का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो केस चल रहा है उसके अंदर दिया जा सकता है और जिससे वो केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इन फेवर ऑफ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़। तो ये दोस्तों अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करते हैं, वो है हियरिंग डेट ऑफ MC सिंघाला केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो केस की हियरिंग डेट थी 15 सितंबर 2022 वो आगे शिफ्ट हो गई थी क्योंकि पेटिशनर्स के एडवोकेट ने IBA द्वारा सबमिट एफिडेविट के जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। तो यहाँ पे न्यू डेट ऑफ हियरिंग ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है जो कि है 22 सितंबर 2022। ये कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट है और यहाँ पे कोर्ट ने एग्जैक्टली पेटिशनर को 7 डेज का यहाँ पे टाइम दिया है। तो देखते हैं दोस्तों कि इस तारीख को इस केस पे सुनवाई होती है। क्या रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए कोई अच्छी खबर इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस के जजमेंट से आती है या नहीं आती है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।